बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसान फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 5 का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो आइए स्टूडेंट्स जरा देखते हैं कि आज के लेक्चर में हमारे पास क्या कुछ सीखने को है। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि चैप्टर का नाम मैंने आप लोगों के सामने लिखा कि चैप्टर 5 है सर्कुलर मोशन के बारे में। सबसे पहले तो आप इस वर्ड को देखें, मोशन। क्या ये वर्ड फेमिलियर है? क्या पहले कोई ऐसा चैप्टर है जहां आपने मोशन को डिस्कस किया? तो बिल्कुल ऐसा है स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 3 में हम लोगों ने मोशन को बहुत डिटेल में डिस्कस किया, लेकिन आपने नोट किया होगा जब वहां पर हम मोशन किसी भी बॉडी की डिस्कस कर रहे थे तो वो बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही थी। मिसाल के तौर पर जब हम एक गाड़ी की बात करते थे तो वो गाड़ी बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में मूव करती थी। तो ये मोशन तो है इसके पास, लेकिन इस मोशन को हम लीनियर या रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। और उस चैप्टर में हमने जितनी भी चीजें पढ़ी, इस गाड़ी की वेलोसिटी, इस गाड़ी का डिस्प्लेसमेंट, इस गाड़ी का एक्सेलरेशन, वो सब चीजें फाइंड आउट की। क्योंकि गाड़ी लीनियर मूव कर रही थी तो उसका डिस्प्लेसमेंट, उसकी वेलोसिटी, उसका एक्सेलरेशन, ये सब भी लीनियर ही होंगे। लेकिन अब स्टूडेंट जरा इमेजिन करें, ये गाड़ी एक सर्कुलर पाथ में भी तो मूव कर सकती है ना। अगर ये गाड़ी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होगी तो फिर तो हम इसको चैप्टर नंबर 3 में नहीं स्टडी कर सकते, क्योंकि वहां तो सारी इक्वेशंस जो हैं वो स्ट्रेट लाइन मोशन को डील करने के लिए हैं। तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ नई इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स हमें चाहिए अंडरस्टैंड करने के लिए। स्टूडेंट्स, दूसरी इंपॉर्टेंट बात देखिए, सर्कुलर मोशन जब हम कहते हैं इसको उर्दू में, तो हम कहते हैं जब भी कोई चीज गोल घूम रही हो तो हम कहेंगे वो सर्कुलर मोशन कर रही है। लेकिन जब हम उर्दू में कहते हैं ना कोई चीज गोल गोल घूम रही है, इसके दो मतलब निकलते हैं इंग्लिश में। एक तो यही जो मैंने आपको बताया, और वो है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि बॉडी किसी पॉइंट या किसी एक्सिस के गिर्द गोल गोल घूमती है, लेकिन वो पॉइंट उस बॉडी से बाहर होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें, चांद जमीन के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, तो ये चांद गोल घूम रहा है, लेकिन इंग्लिश में मैं इसे कहूंगा कि चांद सर्कुलर मोशन कर रहा है, क्योंकि जिस पॉइंट के गिर्द वो घूम रहा है वो पॉइंट या वो एक्सिस जो है वो चांद पर मौजूद नहीं है, बल्कि चांद की बॉडी से बाहर है, यानी कि जमीन पर मौजूद है। तो चांद एक ऐसे पॉइंट के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है जो पॉइंट उसकी बॉडी के अंदर नहीं है। इसे हम बोलते हैं कि ये सर्कुलर मोशन है। और जब मैं सर्कुलर मोशन की बात करता हूं तो सर्कुलर मोशन की एग्जांपल में मैं जैसे चांद की एग्जांपल दी, इसी तरह से सूरज के गिर्द जमीन का रिवॉल्व करना यह भी सर्कुलर मोशन है। इसी तरह से न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्व करना यह भी सर्कुलर मोशन है। सो आई कैन गिव यू लॉट ऑफ एग्जांपल्स ऑफ सर्कुलर मोशन। नाउ स्टूडेंट्स, ये देखिए हमारे पास सर्कुलर मोशन में आप लोगों ने देखा कि वो जो एक्सिस है जिसके गिर्द बॉडी घूम रही है, इट लाइज आउटसाइड द बॉडी। वो जो भी बॉडी घूम रही है, जिस पॉइंट के गिर्द घूमेगी, वो पॉइंट उस बॉडी के अंदर नहीं होगा, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। और अगर मैं इसकी कुछ एग्जांपल्स आप लोगों से डिस्कस करूं सर्कुलर मोशन की, तो सर्कुलर मोशन में हमारे पास रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, सूरज के गिर्द जमीन का घूमना। और एग्जांपल हम क्या दे सकते हैं इसमें जी? रेवोल्यूशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, जमीन के गिर्द चांद का घूमना सर्कुलर मोशन है। और इसमें हम रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस भी कह सकते हैं, न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन का घूमना। तो ये सारी हमारे पास सर्कुलर मोशन की एग्जांपल्स हो गई। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बोला कि जब हम कहते हैं ना उर्दू में कोई चीज गोल घूम रही है, तो इसका एक और मतलब भी निकल सकता है। जस्ट इमेजिन करें कि मेरे पास ये जमीन है और ये आप देख रहे हैं ये जमीन अपने ही एक्सिस पर रोटेट कर रही है। उर्दू में कहूंगा कि गोल गोल घूम रही है, लेकिन जिस एक्सिस के गिर्द ये रोटेट कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, वो एक्सिस जो है वो जमीन के अपने अंदर यानी कि बॉडी में से पास कर रहा है। इसे कहते हैं, ये सर्कुलर मोशन नहीं बल्कि रोटेशनल या रोटेटरी मोशन है।
तो आपने देखा कि गोल घूमने में एक और मोशन भी आ सकती है और वो मोशन है रोटेशनल मोशन। स्टूडेंट्स इसको एक और नाम भी दे देते हैं, स्पिनिंग मोशन। और रोटेशनल मोशन में आप देख रहे हैं कि वो जो एक्सिस है जिसके गिर्द बॉडी ने रोटेट करना है, इट लाइज इनसाइड द बॉडी, वो बॉडी के अंदर ही मौजूद होता है। और इसमें हमारे पास एग्जांपल्स क्या आ जाएंगी, रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स ओन एक्सिस। इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास ये एक पंखा है तो ये पंखा आप देख रहे हैं जब ये मूव करेगा, इस तरह से गोल घूमेगा, तो जिस पॉइंट के गिर्द पूरे पंखे के सारे पार्टिकल्स रिवॉल्व कर रहे हैं, वो पॉइंट या वो एक्सिस जो है वो पंखे के अंदर ही मौजूद है। तो हम कहेंगे कि ये भी एक रोटेशनल मोशन है। इसी तरह से व्हील का घूमना, ये भी हमारे पास एक रोटेशनल मोशन है। तो ये सारे एग्जांपल जो है, रोटेशन ऑफ फैन और रोटेशन ऑफ व्हील। तो ये थी हमारे पास, मैंने आप लोगों को बताया कि जब हम बात करते हैं ना कि हमारे पास चीजें गोल घूम रही हैं, तो उसमें दो किस्म के मोशंस आ सकती हैं, सर्कुलर मोशंस भी आ सकती हैं और रोटेशनल मोशन भी आ सकती हैं। इस चैप्टर का नाम क्या है स्टूडेंट्स, सर्कुलर मोशन। लेकिन हम लोग इस चैप्टर के अंदर सर्कुलर मोशन के साथ साथ रोटेशनल मोशन को भी डिस्कस करेंगे। और यह बात आप लोगों को पेज नंबर 100 के ऊपर बड़े वाज़ेह तौर पर लिखी दिखाई देगी कि सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन दोनों को डिस्कस करना है। लेकिन बच्चे पूछेंगे कि सर अगर दोनों को डिस्कस करना है तो चैप्टर का नाम सर्कुलर मोशन क्यों है? क्योंकि स्टूडेंट्स समटाइम्स सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन में फर्क करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक सफेयर है, मैं आपसे पूछता हूं ये सफेयर क्या कर रहा है, आप फौरन कहेंगे भाई ये तो एक ऐसे एक्सिस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है जो उसी बॉडी के अंदर से गुजर रहा है। तो हम कहेंगे कि हमारे पास ये जो सफेयर है ये रोटेट कर रहा है। अब अगर मैं इस सफेयर का सिर्फ एक पार्टिकल आपके सामने इमेजिन करूं तो आप देखेंगे ये पार्टिकल सर्कल में मूव करता हुआ दिखाई देगा। तो पूरा सफेयर रोटेट कर रहा है, लेकिन सफेयर का हर पार्टिकल क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन। यानी कि इस एग्जांपल के अंदर सर्कुलर मोशन भी आ जाती है और रोटेशनल मोशन भी आ जाती है। इस वजह से सम टाइम सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन को जुदा करना मुमकिन नहीं होता। इन दोनों चीजों को फिर पढ़ना जरूरी है ताकि आप पूरा कॉन्सेप्ट ले सकें। तो याद रखिएगा ये दोनों चीजें ही हम इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर क्या है? आज का लेक्चर है जी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तवज्जो से ध्यान से बात सुननी है आपने। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को समझने से पहले आपको थोड़ा सा आइडिया, वो जो डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था उसका होना चाहिए, और वो था लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो हालांकि ये आज का लेक्चर नहीं है स्टूडेंट्स, लेकिन अगर आप प्रॉपर अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो फिर इसका आइडिया आपको थोड़ा सा दे देता हूं मैं, ताकि किसी किस्म का इश्यू ना हो आप लोगों को। अब जरा देखिए, लीनियर डिस्प्लेसमेंट को पहले देखते हैं। देखिए, लीनियर को तो बाद में देखेंगे, पहले ये जो वर्ड है ना डिस्प्लेसमेंट, इसको देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या बताता है? डिस्प्लेसमेंट एक ऐसी क्वांटिटी है जो बताती है कि बॉडी ने कितना मूव किया, या बॉडी की मोशन का आइडिया लेना हो तो हम क्या करते हैं, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट मेजर कर लेते हैं। और याद रखिएगा डिस्प्लेसमेंट मेजर करते हैं मीटर्स में। तो जब भी आपने किसी बॉडी का मोशन का अंदाजा लगाना हो कि बॉडी कितना मूव कर रही है, तो आप एक फिजिकल क्वांटिटी यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट, या डिस्प्लेसमेंट कह देता हूं। फिलहाल लीनियर का मतलब भी समझाता हूं। जस्ट इमेजिन करें मेरे पास ये दो कार्स हैं। जो ऊपर वाली कार है वो यहां से यहां तक मूव करती है, और जो नीचे वाली कार है
वो यहां से यहां तक मूव करती है। मैं आपसे पूछता हूं किसकी मोशन ज्यादा है? आप ऊपर वाली कार के मीटर्स देखेंगे, उसने कितने मीटर्स ट्रेवल किया। सपोज करें उसने 5 मीटर्स ट्रेवल किया, आप कहेंगे ऊपर वाली कार का डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर्स है। नीचे वाली कार को देखेंगे तो आप कहते हैं इसने 8 मीटर्स ट्रेवल किया, तो आप कहेंगे इसका डिस्प्लेसमेंट 8 मीटर्स है। किसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हुआ? निचली कार का। तो फिर इसका मतलब किसने ज्यादा मूव किया, किसके पास ज्यादा मोशन है? तो आप कहेंगे निचली कार के पास। तो ये है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का मतलब। तो डिस्प्लेसमेंट से पता चलता है चीज कितना मूव कर रही है। लेकिन आपने देखा दोनों कार्स ने स्ट्रेट लाइन में मूव किया ना, और जब स्ट्रेट लाइन में मूव करें तो फिर हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो बिल्कुल स्ट्रेट है। तो मैं कहूंगा है तो डिस्प्लेसमेंट, लेकिन कौन सा डिस्प्लेसमेंट है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो ये मतलब है लीनियर डिस्प्लेसमेंट का। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट किस में मेजर किया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मीटर्स में। जब भी आपने किसी चीज का लीनियर डिस्प्लेसमेंट बताना है तो आप क्या बताएंगे? आप ये बताएंगे उसने कितने मीटर्स मूव किया। क्लियर हो गया जी? अब जरा इमेजिन करें स्टूडेंट्स, बात करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। जैसे कि मैंने आप बताया था कि यहां पर हम सर्कुलर मोशन की बात करेंगे। अब वही कार है हमारे पास और वो कार जो है वो अब सर्कल में मूव कर रही है। अब जरा इमेजिन करें जब ये सर्कल में मूव करेगी, सपोज करें ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गई। जब ये यहां से यहां तक गई, मेरे से कोई पूछना चाहता है इसने कितना मूव किया, इसके पास कितनी मोशन है, तो एक तो मेरे पास तरीका है कि मैं मीटर्स देख लूं। तो मैं देखूंगा स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक उसने कितने मीटर्स ट्रेवल किया। लेकिन जब मैं मीटर्स देखूंगा तो ये तो लीनियर ना हो गया, जबकि बॉडी यहां पर कैसी मोशन कर रही है? सर्कुलर मोशन कर रही है। इसलिए यहां पर बॉडी की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए मैं मीटर्स नहीं बल्कि कोई और यूनिट यूज करूंगा, क्योंकि मीटर्स जब रोटेट कर रही हो चीजें तो फिर मीटर्स इतना ज्यादा अच्छा मफहूम नहीं बताते। मिसाल के तौर पर एक पंखा जो है वो 3 मिनट तक चलता रहता है, तो मैं अगर कहूं कि भाई 3 मिनट में इस पंखे ने 3000 मीटर्स मूव किया, तो ये ज्यादा अच्छा आइडिया नहीं देगा इसकी रोटेशन के बारे में। इस वजह से जब चीजें रोटेट कर रही हो तो मीटर्स को हमें निकालना पड़ेगा। इसलिए हमारे पास एक नई क्वांटिटी आ रही है और वो क्या है? वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? जैसे मैंने बताया डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब होता है? डिस्प्लेसमेंट बताता है मोशन। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी बताएगा कि बॉडी ने कितना मूव किया, बॉडी के पास कितनी मोशन है। लेकिन याद है लीनियर डिस्प्लेसमेंट मीटर्स में बताता था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मीटर्स में नहीं बल्कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगल्स में बताएगा। आपकी मोशन को एक्सप्लेन करेगा लेकिन किसकी टर्म में? एंगल्स की टर्म में। मिसाल के तौर पर जरा इमेजिन करें, ये मेरे पास एक गाड़ी जो है उसने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव किया और हमारे पास एक और गाड़ी है और उस गाड़ी ने यहां से यहां तक मूव किया। अब मैं दोनों की मोशन को एक्सप्लेन करना चाहता हूं, मैं मीटर्स में नहीं करूंगा बल्कि मैं कहूंगा ये जो गाड़ी है इसने मूव करते हुए सर्कल के सेंटर पर इतना एंगल बनाया, सपोज करें 60 डिग्री। जबकि जो दूसरी गाड़ी है उसने सर्कल में मूव करते हुए उसने सपोज करें 120 डिग्री रिवॉल्व किया। तो मैं कहूंगा ये जो दूसरी गाड़ी है क्योंकि इसने ज्यादा एंगल्स बनाए हैं सर्कल पर तो इसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हुआ। लेकिन कौन सा डिस्प्लेसमेंट? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगल्स में मेजर किए जाते हैं। हम ये नहीं बताएंगे किसी चीज ने कितने मीटर्स ट्रेवल किए, बल्कि हम क्या बताएंगे? किसी चीज ने कितने एंगल्स बनाए सर्कल के सेंटर पर। ये हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का थोड़ा सा आइडिया हो गया। अब मैं आपको थोड़ा सा बुक की एग्जांपल देता हूं। ये इमेजिन करें मेरे पास एक पॉइंट है सर्कल के सेंटर से कुछ दूर। ये सर्कल का जो सेंटर है इसे मैं O कह देता हूं और इस पॉइंट को मैं P1 कह देता हूं। अब जरा इमेजिन करें ये जो पार्टिकल या पॉइंट है ये मूव करते हुए यहां से यहां आ गया। अब ये नया पॉइंट P2 पर आ गया। इस दौरान इसने सर्कल पर कुछ ना कुछ एंगल तो बनाया होगा। ये जो इसने सर्कल पर घूमते हुए एंगल बनाया है ना डेल्टा थीटा,
ये एंगल का सिंबल हो गया। तो ये जो हमारे पास डेल्टा थीटा है, ये इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा, यहां एक और बात बता दूं, बच्चे समझते हैं जब चीजें सर्कल में मूव करें तो उनका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ही होता है। नहीं भाई, उनका लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी होता है। हम ये भी बता सकते हैं इस पॉइंट ने यहां से यहां तक इतने मीटर्स ट्रेवल किया, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब चीजें सर्कल में मूव कर रही हो तो फिर मीटर्स की बजाय एंगल्स में ज्यादा अच्छा मफहूम जो है वो पता चलता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूं कि एक बॉडी है और उसने सर्कल में यूं मूव कर रही है, और वो बॉडी यहां से यहां तक आती है। इसने सपोज करें यहां से यहां तक सपोज करें 100 मीटर्स ट्रेवल किया। सर्कुलर मोशन के हिसाब से यह बात मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताऊंगा, मैं कहूंगा यहां से यहां तक उसने 180 डिग्री ट्रेवल किया। जब मैं 180 डिग्री बोलूंगा तो बच्चों को फौरन एक बात समझ में आएगी, और वो ये कि सर ने 180 डिग्री बोला है और पूरे सर्कल में 360 डिग्री होते हैं। तो इसका मतलब अगर सर बोल रहे हैं बॉडी ने 180 डिग्री रिवॉल्व किया, तो इसका मतलब सर बताना चाह रहे हैं कि बॉडी ने आधा चक्कर कंप्लीट किया। अगर मैं 100 मीटर्स बोलूं तो आपको कभी भी नहीं पता चलेगा, लेकिन अगर मैं 180 डिग्री बोलूं आपको फौरन पता चल जाएगा कि एक बॉडी जो है वो उसने आधा चक्कर, हाफ रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का अपना एक फायदा है। इसका यह मतलब नहीं है कि जब बॉडी सर्कल में मूव करी हो तो उसका लीनियर डिस्टेंस होता ही नहीं है। लीनियर भी होता है, मेजर भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा फोकस किस पर होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे। क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो जरा देखते हैं व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब ये मैं डेफिनेशन करने लगा हूं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। तो व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट is defined as angle delta theta, वो एंगल डेल्टा थीटा सबटेंडेड जो बना है, सबटेंडेड जो बना है एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। जो कहां बना है? सर्कल के सेंटर पे बना बॉडी ने, ठीक है ना? सेंटर ऑफ द सर्कल बाय अ पॉइंट। जो कोई भी पॉइंट जो सर्कमफेरेंस में मूव कर रहा है, सर्कमफेरेंस के ऊपर, वो सर्कल में मूव करते हुए जितना एंगल बनाएगा उसे हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? बाय अ पॉइंट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। तो ये है हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने आपको बताया कि भाई डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। जब भी आपने किसी चीज की मोशन को एक्सप्लेन करना हो तो आप डिस्प्लेसमेंट बताते हैं। अगर आप उसकी मोशन को मीटर्स में बताएं तो उसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। अगर आप उसकी मोशन को एंगल्स में बताएं तो आप उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। और जब चीजें सर्कल में मूव करती हैं, दोनों डिस्प्लेसमेंट होते हैं, लेकिन हमारा फोकस किस पर होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा पर। तो यह तो हो गया डेफिनेशन डेल्टा थीटा की। एक बात याद रखिएगा कि अगर हमारे पास बॉडी क्लॉकवाइज मूव करे, क्लॉकवाइज, तो याद रखिएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव कंसीडर करते हैं। ये हमने एक रूल बनाया हुआ है। और अगर हमारे पास बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मूव करे तो फिर हम कहेंगे कि उसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव होगा। ठीक हो गया जी? तो ये तो हमारे पास कुछ कन्वेंशन है, इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। अब हम जरा डेफिनेशन से मजीद आगे चलते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में हमारे पास क्या कुछ मजीद है जानने को। नाउ स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि क्वांटिटीज दो तरह की होती हैं, स्केलर्स और वेक्टर्स। ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये कैसी क्वांटिटी है? तो अगर हम बात करें क्वांटिटी की तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जिस तरह से लीनियर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी थी, बिल्कुल उसी तरह से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। लेकिन यहां एक और बात भी नोट करने वाली है, वो मैं बताता हूं। पहले आप ये लिख लीजिए कि एंगुलर
displacement is a vector quantity, लेकिन आगे सुनिएगा, but for very small angles. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इस पे मैं स्टार लगा देता हूं ताकि आपको पता चले कि ये बात बड़ी नोटिस करने वाली है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन हमेशा नहीं है। एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि जब बॉडी रोटेट कर रही हो तो वो बहुत थोड़े एंगल्स पर रोटेट करे, तो फिर हम कहेंगे कि ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी रहेगी। वेक्टर क्या होते हैं स्टूडेंट्स? आप लोगों ने 9th 10th में भी पढ़ा और चैप्टर 2 में भी पढ़ा कि जब मैं बोलता हूं ना वेक्टर्स के लिए क्या जरूरी है, तो आप 3-4 चीजों की लिस्ट मुझे देते हैं। उसमें पहली चीज है कि वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड होना चाहिए, नंबर 2 वेक्टर के लिए यूनिट होना चाहिए, नंबर 3 वेक्टर्स के लिए डायरेक्शन होनी चाहिए, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप कहते हैं वो कौन सी है? वो डायरेक्शन है। अगर किसी चीज में मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ साथ डायरेक्शन आ जाए तो फिर हम उसे क्या बोल देते हैं? हम उसे वेक्टर कह देते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स आज सीख लें ये बात कि ये 3 बातें वेक्टर के लिए काफी नहीं होती, बल्कि वेक्टर के लिए एक चौथी और बहुत इंपॉर्टेंट बात भी है, और वो ये है कि जो वेक्टर्स होती हैं क्वांटिटीज, दे ओबे वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन। जब आप वेक्टर्स को ऐड करते हैं ना, तो वो वेक्टर के लॉज को ओबे जरूर करने चाहिए। मिसाल के तौर पर हमारे पास वेक्टर का एक लॉ था, कॉम्यूटेटिव लॉ। भाई कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता था? कॉम्यूटेटिव लॉ कहता था अगर आपके पास 2 वेक्टर्स हैं ए और बी, आप उनको ऐड करो। आपने ए और बी ऐड कर दिया, अगर आप बी पहले लो और उसमें ए ऐड करो तो आंसर में कोई फर्क नहीं आना चाहिए, यानी ए प्लस बी और बी प्लस ए एक ही चीज होती है। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ये मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन के साथ साथ वेक्टर के लॉज जैसे कॉम्यूटेटिव लॉ और भी बहुत से लॉज हैं, उनको फॉलो करना भी जरूरी है। अगर ये चौथी बात पूरी नहीं होती, ऊपर वाली तीनों बातें चलेंगी, फिर भी हमारे पास वेक्टर नहीं बोलेंगे हम उसे। जरा इमेजिन करें स्टूडेंट्स, आपकी बुक जो है ना, ये बात कहेगी कि फॉर वेरी स्मॉल एंगल्स, ठीक है, पेज नंबर 100 पर जब आप देखेंगे तो आपकी बुक भी कहेगी कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बट फॉर वेरी स्मॉल एंगल्स। अब मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूं, क्योंकि ये वो 2-3 बातें हैं जो बच्चों को बहुत ज्यादा इश्यू करती हैं कि ऐसा क्यों है। ये देखिए स्टूडेंट्स, मैं एक आसान एग्जांपल लेता हूं आपको समझाने के लिए। जस्ट इमेजिन करें कि मेरे पास ये आपकी फिजिक्स की बुक है और मैं इस फिजिक्स की बुक को डिफरेंट एक्सिस में रोटेट करूंगा, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करूंगा। जरा इमेजिन करें एक्स एक्सिस को, अगर मैं फिजिक्स की इस बुक को एक्स एक्सिस में 90 डिग्री रोटेट करूं, एक्स एक्सिस में 90 डिग्री रोटेट करूं, ये देखिए जी, मैंने एक्स एक्सिस में इसको 90 डिग्री रोटेट कर दिया। अब आप देख रहे हैं ये जो एक्स एक्सिस में 90 डिग्री रोटेट किया ना, इसको मैं कह देता हूं θ1, यानी ये पहला एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। θ1 का क्या मतलब है? 90 डिग्री रोटेशन अराउंड एक्स एक्सिस, ठीक है जी। अब मैं वाई एक्सिस इमेजिन करता हूं। जब मैं वाई एक्सिस इमेजिन करूंगा तो जरा देखें, मैं वाई एक्सिस में भी 90 डिग्री रोटेट करता हूं। जब मैं वाई एक्सिस में 90 डिग्री रोटेट करूंगा तो फिर से देखें हमारे पास ये θ2 कह देता हूं इसको। θ2 का क्या मतलब है कि रोटेशन, बुक की रोटेशन है, लेकिन किस एक्सिस में? 90 डिग्री रोटेशन है अराउंड वाई एक्सिस। जरा रिजल्ट देखिए, रिजल्ट क्या आया हमारे पास? रिजल्ट आया बुक का ये वाला हिस्सा। तो यानी कि मैं अगर पहले एक्स एक्सिस में रोटेट करूं यानी कि θ1 और फिर वाई एक्सिस में रोटेट करूं यानी कि θ2, तो मेरे पास बुक जो है इस शेप में आपके सामने नजर आएगी, ठीक है जी। बुक की एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं ताकि आप भी करके देख सकें। अब जरा दोबारा से इमेजिन करें, बुक वापस उसी शक्ल में मौजूद है। अब मैं क्या करूंगा? मैं θ2 पहले करूंगा, यानी मैं पहले इसी बुक को वाई एक्सिस में 90 डिग्री रोटेट करता हूं। लो जी, हो गई 90 डिग्री रोटेट। ये अब θ2 पहले कर दिया मैंने। अब मैं इसको
अब एक्स एक्सिस में रोटेट करूंगा 90 डिग्री, जब मैं इसको एक्स एक्सिस में रोटेट करूंगा 90 डिग्री तो हमारे पास ये सिचुएशन है। तो अब आपने देखा कि θ2 पहले हुआ, θ1 बाद में हुआ, और रिजल्ट देखें क्या आया। रिजल्ट बुक का ये वाला हिस्सा आपके सामने आ रहा है। अब क्या ये वही वाला हिस्सा है जो पहले आया? नहीं स्टूडेंट्स। और पहले एक्स एक्सिस में बाद में वाई एक्सिस में रोटेट किया तो आंसर कुछ और आया, और अगर पहले वाई एक्सिस में और फिर एक्स एक्सिस में रोटेट करें तो आंसर भी कुछ और आ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप बुक को 90 डिग्री रोटेट करते हैं तो 90 डिग्री इतना ज्यादा एंगल है कि θ1 और θ2 का जो आंसर है वो कॉम्यूटेटिव नहीं है। यानी कि मैं कहूंगा θ1 प्लस θ2 इज नॉट इक्वल टू θ2 प्लस θ1। बुक की हमेशा सेम डायरेक्शन आपके सामने नहीं आ रही। तो यहां से हमने देखा कि कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं हो रहा 90 डिग्री पर। तो मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा कि ये चौथी कमी पूरी नहीं हो रही, तो वेक्टर नहीं है। तो 90 डिग्री पर हमारे पास ये वेक्टर नहीं है। लेकिन अगर मैं बहुत थोड़ा एंगल चेंज करूंगा तो फिर आपका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो तकरीबन जो है वो कॉम्यूटेटिव रहेगा। मिसाल के तौर पर ये देखिए स्टूडेंट्स, मैं क्या करता हूं, मैं बजाय 90 डिग्री मैं एक्स एक्सिस में उस बुक को पहले एक्स एक्सिस में सिर्फ 5 डिग्री रोटेट करता हूं, बहुत थोड़ा रोटेट किया, और अब वाई एक्सिस में सिर्फ 5 डिग्री रोटेट करता हूं। तो आपने देखा मैंने सिर्फ 5 डिग्री रोटेट किया। ये जो आपके सामने पिक्चर आई है इसको जरा ध्यान से देख लीजिए। अब जरा इमेजिन करें मैं दोबारा से बुक उसी स्टेट में रख देता हूं। अब पहले वाई एक्सिस में 5 डिग्री मूव करता हूं, रोटेट करता हूं, फिर एक्स एक्सिस में रोटेट करता हूं। अब अगर आप देखें फर्क तो है रिजल्ट में, लेकिन क्या उतना फर्क है जितना 90 डिग्री पर था? नहीं, फर्क बहुत कम हो गया। तो यहां से क्या सीखा? जितना एंगल कम होगा उतना आपका कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड होना शुरू हो जाएगा। तो फिर यहां से हमने क्या सीखा कि वेक्टर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन कब? जब हमारे पास एंगल बहुत कम हो। अब याद रखिएगा बहुत सी बुक्स जो हैं इंटरनेशनल बुक्स वो कहती हैं कि अगर एंगल 10 डिग्री से कम हो तो आप उसको वेक्टर कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है जी। बहरहाल ये बात आपकी बुक ने डिस्कस नहीं की। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमने ये तो देख लिया कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भले कुछ कंडीशंस लगाकर वेक्टर क्वांटिटी तो है, और अगर वेक्टर क्वांटिटी होती है कोई चीज तो फिर सबसे बड़ा सवाल उठता है उसकी डायरेक्शन का। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कहां को होगी? स्टूडेंट्स याद रखिएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो है along right hand rule. Angular displacement is along right hand rule या right hand grip rule। ये देखें right hand grip rule कहते हैं हम इसको। और right hand grip rule आपकी बुक के पेज नंबर 100 के ऊपर या ग्रीन वर्ड्स में लिखा हुआ है बड़ा डिटेल में। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि राइट हैंड रूल एक्चुअली में अप्लाई कैसे करना है। जस्ट इमेजिन करें मेरे पास एक रोटेटिंग व्हील है। अब मुझे पता है ये पहिया जो है ये रोटेट कर रहा है। मैं देखना चाहता हूं इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहां है। याद रखिएगा मैं सबसे पहले तो राइट हैंड लूंगा क्योंकि राइट हैंड रूल है, और राइट हैंड रूल में राइट हैंड लेकर जो राइट हैंड की फिंगर्स हैं, उंगलियां हैं, उनको रोटेशन की डायरेक्शन में घुमाऊंगा। अब रोटेशन की डायरेक्शन ये बन रही है तो फिंगर्स को भी ऐसे घुमाऊंगा और इस एक्सिस को पकड़ लूंगा, लेकिन अंगूठा जो है ना उसको सीधा रखूंगा। ये जो अंगूठे की डायरेक्शन होगी ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ही बताएगा। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से एक और दफा देख लेते हैं। अगर मेरे पास ये एक फैन है तो मैं फैन के केस में क्या कहूंगा कि फैन में भी मैं रोटेशन की डायरेक्शन में ग्रिप करूंगा, फिंगर्स को रोटेशन की डायरेक्शन में रखूंगा, थंब बिल्कुल सीधा रखूंगा। थंब क्या बताएगा? इस रोटेट करते हुए फैन का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताएगा। तो ये देख लें आप कि व्हील का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और फैन का, और इसी तरह से आपका अर्थ भी हो सकती है। अर्थ का किसी भी रोटेटिंग बॉडी का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन में होता है और थंब की डायरेक्शन में होता है। तो मैं अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बता रहा हूं राइट हैंड ग्रिप रूल, और यहां राइट हैंड ग्रिप रूल को मुझे बताना भी होगा। तो मैं यहां पर अब टाइम बचाता हूं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पेज नंबर 100 के ऊपर ये ग्रीन वर्ड्स एज इट इज आप लोगों ने इस हेडिंग में लिखने हैं। मैं छोड़ रहा हूं लेकिन आप लोगों ने जरूर लिखने हैं। और ये आप देख सकते हैं
कि ग्रास्प द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन योर राइट हैंड, ठीक है, कर्लिंग द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, थंब विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और थंब को सीधा रखना है, इरेक्ट थंब उन्होंने बोला। तो ये देख लीजिए स्टूडेंट्स, ये तो हो गया हमारे पास राइट हैंड ग्रिप रूल। अब जरा एक और इंपॉर्टेंट बात जो बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करती है वो ये है कि जब हमने लीनियर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहां होगा? जिस डायरेक्शन में वो जा रही है। और ये सेंस भी बनाता है। अगर मैं कहूंगा कि भाई इस बॉडी का लीनियर डिस्प्लेसमेंट इधर को है, इसका मतलब वो इधर को जा रही है। अगर मैं कहूंगा ये बॉडी का लीनियर डिस्प्लेसमेंट ऊपर को है, इसका मतलब वो ऊपर को जा रही है। ये बॉडी का लीनियर डिस्प्लेसमेंट नीचे को है, इसका मतलब नीचे को जा रही है। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट उधर को होता है जहां को बॉडी जा रही होती है, जो मोशन की डायरेक्शन वही लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अब आप देखें, एक पंखा जो है वो रोटेट कर रहा है, उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बता रहा है कि इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऊपर को है, लेकिन पंखा ऊपर को थोड़ी ना जा रहा है। तो यहां आकर बच्चे जरा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहां एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट की तरह मोशन की डायरेक्शन नहीं बता रहा। और याद रखिएगा, आपने इसमें परेशान नहीं होना। कुछ जगहों पर ऐसा नहीं लगता कि बॉडी जा रही है, लेकिन कुछ जगहों पर आपको लगेगा भी। मिसाल के तौर पर, अगर ये आपके पास एक कोक की बोतल है और आप इस कोक की बोतल को, इसका जो कैप है उसको राइट हैंड से घुमाएं, तो आपका कैप जो है वो आहिस्ता आहिस्ता थंब की डायरेक्शन में ऊपर आना शुरू हो जाएगा। तो यहां से हमने क्या सीखा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऊपर को है तो कोक का ढक्कन भी ऊपर को ही आ रहा है। इसी तरह से अगर आपने इसी को बंद करना हो, यानी कि नीचे भेजना हो, तो आप क्या करेंगे? इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, तो थंब नीचे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नीचे तो ये कैप आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाना शुरू हो जाएगा। तो आज स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे हैं कि समटाइम्स स्क्रू वगैरह खोलने के लिए हमारे पास राइट हैंड रूल बड़ा कारआमद है। आपको पहले ही पता चल जाएगा किसी कैप को खोलना है तो उसको क्लॉकवाइज रोटेट करना है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। इस वजह से राइट हैंड ग्रिप रूल को एक और नाम भी दिया जाता है, और वो है स्क्रू रूल, क्योंकि स्क्रू भी इसकी मदद से खोले जा सकते हैं। अब घर जाकर आप लोग जब भी किसी चीज का स्क्रू खोलें तो आप लोगों ने देखना है कि अगर आपने उसको खोलना है, बाहर को लाना है, तो आप उसको ऐसे रोटेट करेंगे, और अगर आपने उसको बंद करना है तो आप उसको ऐसे रोटेट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जरा डिस्कस करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के यूनिट्स को, क्योंकि हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक क्वांटिटी है और हर क्वांटिटी का कोई ना कोई यूनिट तो होता है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट होगा। अगर तो ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता तो याद है आपको, लीनियर डिस्प्लेसमेंट हम मीटर्स में मेजर करते थे, लेकिन ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। नाम बता रहा है कि ये वो डिस्प्लेसमेंट है जो एंगुलर है, मतलब एंगल्स में मेजर किया जाता है। तो जब हम देखते हैं एंगल्स, हम 3 यूनिट्स में मेजर करते हैं। तो डिस्कस करते हैं जी, यूनिट्स ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। पहली बात, कितने यूनिट्स होते हैं? 3 यूनिट्स। और वो 3 यूनिट्स कौन कौन से हैं? याद रखिएगा, पहला तो बड़ा ही मशहूर डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 9th 10th में, फर्स्ट ईयर में, 8th क्लास से, 7th से आप लोग ये पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, दूसरा यूनिट है रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन है मतलब चक्कर। जैसे जब कोई चीज घूम रही हो तो आप बजाय डिग्रीज में आप ये भी बता सकते हैं उसने घूमते हुए कितने चक्कर कंप्लीट किए, कितनी रेवोल्यूशंस कंप्लीट की, तो ये रेवोल्यूशन है। तीसरा यूनिट जो है हमारे पास वो है रेडियन। इसको आप पहले शायद नहीं जानते थे, लेकिन फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया कि फर्स्ट चैप्टर में रेडियन भी एक एंगल मेजर करने का यूनिट है। और याद रखिएगा, जब मैं बात करता हूं यूनिट कितने हैं, तो यूनिट 3 है, लेकिन जब मैं बात करता हूं ना एसआई यूनिट, तो याद रखिएगा एसआई यूनिट 1 है। कौन सा? रेडियन। और न्यूमेरिकल्स में कहीं डिग्री नहीं पुट करना, कहीं रेवोल्यूशन नहीं पुट करना, बल्कि आप लोगों ने हमेशा रेडियंस ही पुट करना। अब जरा स्टूडेंट्स, आप लोगों ने 10th में कुछ चीजें पढ़ी, मैं आपको रिवाइज करवाता हूं। मिसाल के तौर पर आप लोगों ने देखा कि ये हमारे पास एक चीज है जो सर्कल में मूव कर रही है, इसने पूरा सर्कल में जहां से स्टार्ट किया वहां पर वापस आ गया। अगर मैं रेवोल्यूशन की बात करूं तो मैं कहूंगा इसने कितनी रेवोल्यूशन की है? एक चक्कर कंप्लीट किया, तो मैं कहूंगा इट इज 1 रेवोल्यूशन। लेकिन अगर मैं डिग्रीज की बात करूं तो आपको मालूम है ना, जब कोई चीज सर्कल में पूरा मूव करती है तो वो कितने डिग्रीज बनाती है? 360 डिग्रीज। तो मैं कहूंगा कि डिग्री में ये कितना बन रहा है? 360 डिग्री।
तो यहां से मैं ये भी कह सकता हूं कि एक रेवोल्यूशन का मतलब 360 डिग्री ही होता है। और स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारे पास जो आधा चक्कर हो इसे हम पाए बोलते हैं, ठीक है ना। ये जरा मशहूर है इसलिए इसकी एग्जांपल दे रहा हूं। तो अगर पूरा चक्कर होगा तो ये कितने रेडियंस होगा, 2 पाई रेडियंस। तो मैं कह सकता हूं कि जब भी कोई चीज सर्कल में पूरा मूव करे, एक पूरा चक्कर करे, तो मैं इसे 1 रेवोल्यूशन भी कह सकता हूं, मैं 360 डिग्री भी कह सकता हूं, और मैं इसको 2 पाई रेडियन भी कह सकता हूं। ये बिल्कुल एक ही चीज है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो यहां से मैं कह सकता हूं कि हमारे पास 360 डिग्रीज इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस इज इक्वल टू 1 रेवोल्यूशन, ठीक है ना। तो अगर एक चक्कर कंप्लीट होता है तो मैं कहूंगा कि बॉडी ने 2 पाई रेडियन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया, या मैं ये भी कह सकता हूं कि बॉडी ने 360 डिग्री एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया, या 1 रेवोल्यूशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया। मतलब एक है, लैंग्वेज डिफरेंट है, वो और यूनिट है, ये और यूनिट है, लेकिन सब एक ही बात बता रहे हैं। अच्छा, जरा इमेजिन करें, अगर हमारे पास ये बॉडी जो है, ये बजाय पूरा एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए आधा चक्कर कंप्लीट करती है। अब मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा इसने पूरा रेवोल्यूशन तो कंप्लीट नहीं किया। तो मैं पहले तो 1 रेवोल्यूशन की बात कर रहा था, अब मैं 1 रेवोल्यूशन नहीं, मैं हाफ रेवोल्यूशन कर दूंगा। तो पहले रेडियन भी तो 2 पाई थे, तो मैं उसको भी हाफ कर दूंगा, तो पाई रेडियन रह गया। और इसी तरह से हमारे पास डिग्रीज भी तो 360 थे, तो मैं उसको भी हाफ कर दूंगा, तो एंगल कितने हो गए, 180 डिग्री। यानी कि अगर एक रेवोल्यूशन का मतलब ये है, तो आधी रेवोल्यूशन का मतलब क्या होगा, आधी रेवोल्यूशन का मतलब होगा 2 पाई से आधे रेडियंस, यानी कि पाई रेडियंस। और डिग्रीज में कितना बनेगा, 360 डिग्री से आधे डिग्रीज, यानी कि 180 डिग्री। इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर मैं पूरा चक्कर की बजाय एक चक्कर का चौथा हिस्सा कंप्लीट करूं, अब मैं कहूंगा ये 1 रेवोल्यूशन तो नहीं है, ये तो पूरा चक्कर नहीं है, ये तो चक्कर का क्वार्टर है, चौथा हिस्सा है। तो फिर ये 2 पाई रेडियन का भी चौथा हिस्सा होगा, यानी पाई बाय 2। और इसी तरह से हमारे पास ये 360 डिग्रीज का भी चौथा हिस्सा होगा, यानी कि ये 90 डिग्रीज होगा। तो इसका मतलब अगर पूरा चक्कर नहीं होता, 1/4 रेवोल्यूशन है, तो इसका मतलब है पाई बाय 2 रेडियन, और इसका मतलब है 90 डिग्रीज। और आप लोगों ने 90 डिग्री को पाई बाय 2 पुट किया हुआ। इसी तरह से स्टूडेंट, आप इसको मजीद हाफ कर लें, अगर आप 90 डिग्री को हाफ करेंगे 45 डिग्री हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, पाई बाय 4 रेडियन। और यहां पर भी हाफ कर दो, 1/4 को मजीद 2 से डिवाइड करो, 1/8 रेवोल्यूशन। अब देख रहे हैं ना, इस तरह से तो हम कोई भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहां मैं हाफ हाफ कर रहा हूं। अगर मैं आपसे कोई भी पूछ लूं, फॉर एग्जाम्पल 60.8 डिग्रीज कितने रेवोल्यूशंस होते हैं, अब यहां थोड़ा सा आप लोग परेशान हो जाएंगे। इसका सोल्यूशन है हमारे पास, ये थोड़े से शॉर्टकट्स हैं जो आप लोग याद रख लें। अगर आपने डिग्री से रेडियन निकालने हैं, डिग्रीज में कितने रेडियंस हैं, आपने पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर देना। बिल्कुल सिंपल। अगर आपको कुछ डिग्रीज दिए हुए और आपने रेडियंस फाइंड आउट करने, आपने पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर देना। इसी तरह से अगर आपको रेडियंस दिए हुए हैं और आपने वापस डिग्रीज फाइंड आउट करने, तो आपने 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई कर देना, यानी उल्टा देना उसको। ठीक हो गया जी। और इसी तरह से अगर आपको रेडियंस दिए हुए और आपने रेवोल्यूशंस में जाना है, तो आप डिवाइड करेंगे 2 पाई से। और अगर आपको रेवोल्यूशंस दिए हुए और आपने रेडियन में जाना है, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई से। ठीक हो गया। और इसी तरह से अगर रेवोल्यूशन से डिग्री में आना है, रेवोल्यूशन से डिग्री में, तो आप 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर आपने डिग्री से रेवोल्यूशंस में जाना है, तो आप डिवाइड कर देंगे 360 डिग्री को। तो आप देख रहे हैं कि ये आपके पास डिफरेंट किस्म की कन्वर्जन्स बन रही हैं। ठीक है जी, इनको अच्छी तरह से देख लीजिएगा और याद रखिएगा एसआई यूनिट कौन है, रेडियन एसआई यूनिट है। एक और ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा बच्चों कि एक रेडियन में 57.3 डिग्रीज होते हैं।
1 रेडियन में। ये कहां से आया है? ये यहां से देख सकते हैं, ये देखें 2 पाई रेडियन में कितने डिग्रीज होते हैं? 2 पाई रेडियन में 360 डिग्री होते हैं। तो 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 1 रेडियन कितने होगा? 2 पाई इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो 360 को 2 पाई से डिवाइड करें तो 57.3 डिग्रीज आ जाता है। एक और फार्मूला डिस्कस किया हुआ आपकी बुक ने, लेकिन वो मैं आगे चल के क्योंकि डिस्कस करूंगा तो फिलहाल उसको रहने देते हैं। वो फार्मूला है S इज इक्वल टू R थीटा। ठीक है जी। ये क्या बता रहा है इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिटेल में डिस्कस करके दिखाऊंगा। फिलहाल ये चीजें जरा देख लीजिए, ठीक है। और डिफरेंट कन्वर्जन्स जो है ना ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। आपसे मुलाकात होगी अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।